रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग, लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 38वें पड़ाव में आप सभी सहयात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन। कल हमने अभिनय कला के सूक्ष्म उपकरण मस्तिष्क के ऊपर काफ़ी चर्चा करी थी और उसी विषय पर हम आज आगे बात बढ़ाना चाह रहे हैं। दरअसल एक बार और हम लोगों को भीतर से खुलासा कर लेना चाहिए कि आखिर ये जो सूक्ष्म उपकरण हैं, मन और मस्तिष्क हैं, इनकी आखिर भूमिका है क्या। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कुछ भी होगा, मनुष्य जो कुछ भी करेगा, जो कुछ भी बोलेगा, उस सब के पीछे मन और मस्तिष्क बिल्कुल जो है आधार के रूप में है। इसलिए बाह्य जो उपकरण हैं, वाणी और शरीर, इनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण मन और मस्तिष्क हो जाता है कुछ भी अभिव्यक्त करने के लिए या कुछ भी जीवन से संबंधित कुछ भी करने के लिए, कुछ भी होने के लिए। क्योंकि बाय द वे कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, लेकिन वो मनुष्य तो होता है ना। उसके पीछे उसके मन में भाव विचार होता है ना अंदर। तो उसकी देखने, सुनने या बोलने की शक्ति न होने के बावजूद वो जीवन में कुछ न कुछ करता है। और बड़े बड़े रचनाकार भी हुए हैं और घोर अशक्त वैज्ञानिक भी हुए। आपने स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मन मस्तिष्क न केवल अभिनय के लिए, पूरे समूचे जीवन के लिए जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खैर, हम अभिनय की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जान लें कि अभिनय की रचना प्रक्रिया आखिर है क्या। पिछले कई एपिसोड्स में मैंने आपसे साझा की है, जो पिछले 30-35 वर्षों के अनुभव से, संघर्ष से या काम से जो मैं नाटक को समझ पाया हूँ और उसको एक परिभाषा के रूप में शब्दों में बांध पाया हूँ, तो मैं उसको दोबारा आज फिर दोहराता हूँ। होता क्या है, अभिनय या नाटक में हम करते क्या हैं, जीवन और संसार से संबंधित यथार्थ अथवा काल्पनिक भाव, विचार या क्रिया को निश्चित समय और स्थान पर निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए अभिनेताओं के माध्यम से दर्शकों के समक्ष पुनः प्रस्तुत करने की रचना प्रक्रिया को अभिनय कहते हैं और समग्रता में ये नाटक हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा दार्शनिक रूप से समझते हैं। दार्शनिक मतलब सूत्र रूप से समझते हैं, ठीक है। आखिर अभिनय की रचना प्रक्रिया क्या है, ये देखिए। हमने आज बड़ी कोशिश करके ये काम किया है। अभिनय यानी नाटक की रचना प्रक्रिया में होता क्या है, दरअसल अदृश्य को दृश्य रूप में लाया जाता है दर्शकों के समक्ष, और उस दृश्य से जो निकष निकलता है, अदृश्य होता है, वो भाव और विचार, यानी कि वो दर्शकों के दिलो दिमाग तक पहुंचाया जाता है। इन इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, स्थूल को, सूक्ष्म को स्थूल में बदलकर दृश्यमान करके फिर उसको निराकार सूक्ष्म में परिवर्तित करके दर्शकों के दिलो दिमाग में पहुंचाया जाता है। क्योंकि हम अभिनेता को तो दर्शक के आंख के अंदर नहीं डालते ना, मंच सज्जा को दर्शक के आंख के अंदर नहीं डालते। संवादों के ध्वनि मात्र को, अक्षरों को, वाक्यों को या शब्दों को कान में नहीं भरते। उन शब्दों, अक्षरों, ध्वनियों और वाक्यों के माध्यम से जो भाव और विचार व्यक्त किया जा रहा है, उसको जो है कहाँ ले जाते हैं, दर्शक के दिलो दिमाग तक ले जाते हैं। तो शब्द तो जो है, शब्द और वाक्य तो एक तरीके से पैकेट है, डिब्बा है, कैरियर है, जिसके माध्यम से भाव और विचार रूपी प्रोडक्ट को, जो कि सूक्ष्म है, अदृश्य है,
उसको दर्शक के दिलो दिमाग तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। और जो सूक्ष्म ये कहाँ विद्यमान होता है? ये संसार में होता है, जीवन में होता है, किसी भाव रूप में, विचार रूप में, और कभी कभी क्रिया रूप में। लेकिन क्रिया के पीछे भी तो कोई भाव या विचार ही होता है प्रेरणा के रूप में। तो इसलिए हम वहाँ पर क्रिया को सूक्ष्म के अंतर्गत नहीं जोड़ रहे हैं कि जो एक्शन करेगा भी एक्टर, तो कोई क्रिया काम करेगा, कर्म करेगा, तो उसके पीछे कोई भाव या विचार होगा, कोई प्रेरणा होगी। ठीक है। तो इस सूक्ष्म को क्या कहेंगे? जो मैंने नीचे लिख दिया, भाव, विचार और मनोदशा, और इसको अभिनय के जरिए या दृश्यावली के जरिए, यानी जिसमें सेट होता है, प्रॉपर्टी होती है ना, सामग्री होती है, उसके जरिए फिर उसको अभिव्यक्त करके भाव और विचार के रूप में या रस निष्पत्ति के रूप में दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। रस निष्पत्ति दर्शक की होती है। इसमें मंच पर कुछ अदृश्य और उपाय किए जाते हैं, जैसे म्यूजिक है ना। म्यूजिक भी कि उसके जो दृश्यावली है, उसकी जो मनोदशा है, उसका जो भाव विचार है, पात्र का या दृश्य का, उसको उभारने के लिए किया जाता है। प्रकाश के माध्यम से उसको दिखाया जाता है, और न केवल दिखाया जाता, प्रकाश की रंगत से, उसके इंटेंसिटी से, उसके एंगल से, उसके एरिया से भी वही काम किया जाता है जो संगीत के माध्यम से किया जा रहा है। क्या? दर्शकों तक अभिनेता की यानी पात्र की या जो दृश्य है उसकी जो मनोदशा, भाव, विचार है, उसको जो है पहुंचाया जाता है। तो एक सूक्ष्म रूप से हम इसको अभिनय की प्रक्रिया मानते हैं। ठीक है। अब इस सूक्ष्म प्रक्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? हमने मन की भूमिका पर बड़ी चर्चा करी, और हमने कल ये भी बताया कि मन और मस्तिष्क की जो बातें हैं, अनुभूति और विचार, वो दोनों अलग अलग नहीं है। समझने के लिए हम उसको अलग अलग समझाते हैं। दोनों का सह अस्तित्व, एक दूसरे के बगैर जो है अस्तित्व हो ही नहीं सकता। यानी विचार भी, चिंतन भी कहाँ पैदा होगा? जो जिंदा होगा उसमें पैदा होगा। यानी जिंदा जो होगा उसकी अनुभूति होगी। तो अनुभूति के धरातल पर ही संवेदनशीलता के माध्यम से यह संवेदनशीलता हमको प्रेरित करेगी कुछ चिंतन मनन करने के लिए। ठीक है। तो पर देखिए कि मस्तिष्क के लिए नहीं, अभिनय के लिए मस्तिष्क की क्या भूमिका है। फिर वही है कि कोई नाटक होगा, कोई विषय वस्तु होगी, कोई पैसेज होगा जिसमें कोई भाव होगा, कथ्य होगा यानी कंटेंट या थीम, भाव होगा, विचार होगा। ठीक है नहीं, ये सूक्ष्म रूप में होगा। फिर अब ये भाव, कथ्य भाव या विचार क्या हो सकता है, कहाँ से आ सकता है, हमें कहाँ से जुड़ सकते हैं? या तो वो हमारे निजी जीवन के अनुभव से मेल खाता होगा, या फिर वो हमने जो देखा सुना पढ़ा है, बाह्य जगत में अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से रिसीव किया है, वो यथार्थ होगा। और ये दोनों नहीं होगा तो वो शायद वो कथ्य विचार भाव जो है काल्पनिक रूप से कुछ कल्पित किया गया होगा, परकल्पित किया होगा। तो जो भी होगा, इनको अभिनेता ने क्या करना होता? पुनः परिकल्पित करना होता है। इनकी पुनः कल्पना करनी होती है उस समय। क्यों? मैंने कहा था कई बार कि अपने जीवन का निजी अनुभव होने के बावजूद, क्योंकि वो उस समय नहीं हो रहा होता है, और उसने दिए गए कथ्य भाव और विचार के हिसाब से उसको प्रस्तुत करने के लिए पुनः एक बार फिर जो है अनुभव अपनी एहसास में लाना पड़ता है। पहले उसकी कल्पना करनी पड़ती है। तो इसके बाद क्या होता है? ये जो कल्पना होती है, जो यथार्थ से यानी निजी अनुभव से, या देखे गए सुने गए अनुभव से, संसार के या कल्पना से जब हम उतारते हैं, तो इसमें हम क्या काम करते हैं? एक तो पात्र के लिए काम करते हैं, और एक पात्र की परिस्थिति के लिए क्या करते हैं? जो भी चिंतन मनन विश्लेषण तर्क करते हैं ना, वो इन दो स्थितियों के लिए करते हैं। ठीक है। तो पात्र के लिए क्या विषय होता है जिस चिंतन मनन का? भाई उसके शारीरिक जो डिटेल्स हैं, आयु है, और शारीरिक जेंडर है, शारीरिक अवस्था है, स्वास्थ्य की अवस्था है ना। दूसरा उसके सामाजिक क्या परिदृश्य है, उसका सामाजिक स्टेट, मतलब जो है जो भी उसके क्या कहना चाहिए फैक्टर है, अवयव है। तीसरा मनोवैज्ञानिक क्या है तो उसके भीतर। ठीक है ना, नाटक के हिसाब से और या पात्र के हिसाब से। तो और दूसरी तरफ पात्र की जो परिस्थिति है, जो नाटक में देश काल है, जो भी झंझावात है, जो द्वंद्व है, वो क्या है? तो इस सारी चीज़ों को समग्रता में हमको क्या करना पड़ता है? चिंतन करना पड़ता है। ठीक है, उसका विश्लेषण करना पड़ता है। फिर एक तर्क यानी सुनिश्चितीकरण की तरफ बढ़ना पड़ता है कि हमको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, है ना। तो उसकी
उस हिसाब से वो स्वरूप सुनिश्चित करके उसको फिर अपनी अनुभूति में लाना पड़ता है। अनुभूति में लाने के बाद फिर क्या होता है, अपने वाणी के माध्यम से, भाव भंगिमा के माध्यम से, शरीर के माध्यम से हम क्या काम करते हैं, किन किन माध्यमों से, जैसे लिखा भाव भंगिमा से, हाव भाव से, संवाद से और शरीर की गति से क्या हम काम करते हैं। जो कथ्य का निराकार भाव विचार है वो दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ठीक है ना। तो अब बताइए, इतनी जब मानसिक जो है झंझावात से गुजरना है तो मस्तिष्क का की क्या भूमिका है। यानी हमको बड़ा कुशाग्र होना पड़ेगा, बड़ा चिंतनशील होना पड़ेगा और बिल्कुल तर्क संगत होना पड़ेगा। हमको बहुत बड़ा मानव जीवन संसार से संबंधित सारे तत्वों का, तथ्यों का बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए, पर्यवेक्षक होना पड़ेगा, अध्येता होना पड़ेगा। तब जाकर हम चाहे जो हमने वाणी और शरीर को बड़ा खेल बनाया, बनो बहुत साधा है, गजब की आवाज़ बना दी है, गजब का शरीर बना दिया है, बड़ी फ्लैक्सिबिलिटी पैदा कर दी है, बड़ी एनर्जी हम ले आए हैं, वॉइस में मॉड्यूलेशन भी बहुत गजब का आ गया है, वोकल कॉर्ड्स में हमारे वॉल पिच के गजब की रेंज पैदा हो गई है, हमारा वॉल्यूम भी, प्रोजेक्शन भी बहुत गजब का आ जाता है। तो ये सब जो किया गया है, आखिर ये क्यों किया गया है? इतने सारे मन की अनुभूति से, कल्पनाशीलता से, संवेदनशीलता से और मस्तिष्क के माध्यम से की सहायता से हुए चिंतन मनन मंथन विश्लेषण और तर्क को निश्चित उद्देश्य के लिए दर्शकों तक पहुंचाना है ना। तो इस प्रकार से हमारे क्या हो गए, चारों उपकरणों पर हमने एक विशेष ढंग से अलग अलग कैटेगरी में देख लिया कि हमें मोटे तौर पर क्या क्या तैयारियां करनी होंगी। अब इसको थोड़ा सा मैंने एक उदाहरण सोचा है कि उदाहरण ऐसा हो सकता है अगर मोटे तौर पर समझने के लिए, जैसे बर्फ बनती है ना, बर्फ से फिर पानी बनता है, पानी से फिर भाप बनता है। थोड़ा सा इसको उपमा दे दिया मैंने, शायद चार्ट बनाया भी है। तो क्या होता है, वायुमंडल में भाप होती, उपलब्ध होती है, समंदर नदियों से वाष्पित होकर भाप बन जाती है। अच्छा, जो भाप नीचे रहती है तो वो इकट्ठा होकर बादल का स्वरूप ले लेती है और ठंडा होने पर पानी के रूप में बरस जाती है। कुछ भाप ऐसी होती जो ऊपर चली जाती है, तो जहां टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे आ जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाता है, तो ये भाप क्या है, वाष्प कणों में बदलने लगती है। अब ये भाप क्या है, निराकार भाव और विचार है। तो निराकार भाव और विचार को जब हमें लाना है कहीं किसी उद्देश्य के लिए, दर्शकों तक पहुंचाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसका वाष्पन करके एक निश्चित विषय वस्तु करनी पड़ेगी और उसको घनीभूत करना पड़ेगा। तो वो वाष्पकण इकट्ठा होंगे, है ना। वो जो हमारे उद्देश्य के लिए, हमारे कथ्य के लिए, हम प्लॉट जो बुन रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं, तो भाव और विचार को थोड़ा घनीभूत कर रहे हैं, क्योंकि हम वो हमें दर्शकों तक पहुंचाना है। अब घनीभूत होने के बाद वो बर्फ बन गई, यानी हमारी अनुभूति का सबसे सघन रूप बन गया। बर्फ सॉलिड, बिल्कुल सघन रूप, अनुभूति का सघन रूप बन गया। अब इस अनुभूति को, यानी कि जो भाव विचार है, भाव रूपी उसका सारा तर्क विश्लेषण और चिंतन करके हमने निष्कर्ष निकाला उसका कि हाँ इसको दर्शकों तक पहुंचाना है। तो पहले उसकी सघन रूप लाए, अनुभूति के रूप में सघन अनुभूति बनाई हमने, यानी वाइटल सॉफ्टवेयर में बदला, है ना, उसमें ले आए। अब क्या करना, ये तो भाई सघन हो गया, ये तो ठोस हो गया, अब क्या होगा भाई, इसको बाहर निकल पिघलना पड़ेगा, बहना पड़ेगा, है ना। ये पिघलना क्या है, अभिव्यक्ति है, बाहर निकलना, अभिव्यक्ति। ये जो घनीभूत अनुभूति है पिघल के कहा, चेहरे से निकलेगी, आंखों से निकलेगी, हाव भाव से निकलेगी, वाणी से निकलेगी, तरल होके, है ना, तरल होगी तभी तो बहेगी, नहीं तो, और शरीर की गतियों से, विन्यास से। ठीक है, ये तो हो गई अभिव्यक्ति। अब ये अभिव्यक्ति
को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट करना है, संप्रेषित करना है। तो वो केवल अभिव्यक्ति भर रह के नहीं होगा, अभिनेता को एक और अतिरिक्त प्रयास करना है जो अभिव्यक्त हो रहा है, वो बड़े कलात्मक प्रभावशाली ढंग से भाव और विचार की ऊर्जा बनकर संप्रेषित हो जाए, दर्शकों के कानों और आंखों के माध्यम से उनके दिलो दिमाग पर बैठ जाए। क्योंकि अभिनेता तो आंखों में नहीं घुसेगा ना, ये जो सेट लगा ये तो आंखों में नहीं घुसेगा, ये जो म्यूजिक और जो ध्वनि है, संवादों की ध्वनि है, ये इसका जो भी है, जो तरंगे हैं वो तो कानों में नहीं स्टोर होंगी ना, जैसे हम सीडी में स्टोर कर लेते हैं या टेप में स्टोर कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। उस ध्वनि और उन शब्दों और उन संवादों की तरंगों के माध्यम से भाव और विचार दर्शकों के कान और आंखों के जरिए उनके दिलो दिमाग पर पहुंचेंगे। यानी पिघलेगा क्या, पिघलेगा कब, वो भाव विचार कब बनेगा, भाव बनेगा तब। यानी हमारी अभिव्यक्ति में अभिनेता को एक ऐसी ऊर्जा, क्रिएटिव ऊर्जा देनी होती है जो उसके अभिव्यक्त हो रहे भाव विचार शरीर के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, मुखाकृति के माध्यम से, गतियों के माध्यम से, जेस्चर पोस्चर के माध्यम से ऊर्जा तरंगों में, भाव तरंगों में बदल जाएं, विचार तरंगों में बदल जाएं और उसके दर्शकों के दिलो दिमाग तक पहुंच जाए। भरत मुनि ने कहा है कि दर्शक तो सूखी लकड़ी होते हैं और अभिनेता होता है आग, प्रज्वालक। उस सूखी लकड़ी में वो आग लगा देता है अपने भाव और विचार की तरंगों से, तो वो सब उनके हृदय में भी वो असर होने लगता है। ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं पहले कि अभिनेता को 3 स्तर पर काम करना पड़ता है, वो आज आपको याद आ गया होगा। एक तो इंस्ट्रूमेंट की तैयारी पर, दूसरा उसको खुद बाहर निकलने के स्तर पर, और तीसरा उसको बाहर निकले हुए को दर्शकों के दिल दिमाग तक पहुंचाने पर। 3 स्तर पर जो है प्रशिक्षण करना होता है। प्रशिक्षण क्या करना होता है, उन्मुखीकरण करना होता है, वही प्रशिक्षण है, वही तैयारी है। ठीक है, अब आप लोग ये कह सकते हैं, बहुत सारे लोग, तो ये कैसे पैदा किया जाए, इसकी क्या टेक्निक है, इसका क्या प्रशिक्षण है। मन और मस्तिष्क को अभिनय अनुकूल बनाने के लिए है प्रशिक्षण, लेकिन प्रशिक्षण से पहले सामग्री होनी चाहिए जिसका प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण बाद की बात है, इसमें पहले की बहुत तैयारी है। जैसे वाणी के लिए, वाणी से जुड़े हुए जितने भी अभ्यास हैं, श्वास प्रश्वास यानी श्वास लेना छोड़ना, वोकल एक्सरसाइज और माउथ कैविटी की एक्सरसाइज, ठीक है, ये मोटा मोटा इसकी पहचान है। तो इसमें कोई भावभूमि की ज़रूरत नहीं है, ये टेक्निकल काम है, उपकरण है, इनकी तैयारी है, रियाज है। इसी तरीके से बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना, जोड़ तोड़ के जकड़न अकड़न दूर करना और स्वस्थ रहना, ऊर्जावान बनना, इसके लिए अभ्यास, बॉडी की एक्सरसाइज है, जो मोटी बात है, जिसकी कोई भावभूमि नहीं है। इस प्रकार की तैयारी कि मन और मस्तिष्क की नहीं होगी। अभिनय के अनुकूल जिस तरीके से हम वाणी और शरीर को बना रहे हैं, तो मन और मस्तिष्क को अभिनय की तैयारी के अनुकूल बनाने से पहले हमें उनको बुनियादी रूप से मन और मस्तिष्क बनाना होगा। आगे बात का खुलासा कर रहा हूं, परेशान मत होइए। तो इसका प्रशिक्षण नहीं है, इसका प्रशिक्षण क्या है, मनुष्य होना। मनुष्य होने का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, और मनुष्य होने का कोई प्रशिक्षण नहीं होता, वो तो हम हैं या नहीं हैं। मनुष्य होने का मतलब एक मनुष्यत्व की जो लक्षण है हमारे भीतर, जो सद्गुण है, जो संचेतना है, जो संवेदनशीलता है, जो क्या कहना चाहिए कि दूसरों के प्रति सौहार्द की बात है, धैर्य है, एकाग्रता है, इस तरह की चीज़ों से हम आगे मन और मस्तिष्क के अभिनय परक अभ्यास आगे मतलब जो है सुचारू रूप से चला सकते हैं। यानी इनकी बेसिक रिक्वायर्ड जो कंडीशन है वो है बीइंग अ ह्यूमन। अब आप ये पूछेंगे कि भाई तो मनुष्य कैसे बना जा सकता है, मनुष्य की संचेतना या संवेदना
ये सब कैसे लाई जाए? कहीं से नहीं, जीवन से आती है, जीवन से आती है और कहीं से नहीं आती है। मैंने आपसे कहा था जड़ संसार से भी जरा तादात्म्य से जुड़ जाएं हम लोग। पहाड़, नदी, पत्थर, मिट्टी, पेड़ पौधे, इन सब के साथ जरा अनुराग पैदा करें, इन्हें फीलिंग ओरिएंटेड बने, फिर इनको गहराई से ऑब्जर्व करें, चिंतन मनन करें इस सृष्टि की सुंदरता का, मानव जीवन के लिए इसके उपयोग का, इसकी कृपाओं का, इसके वरदानों का, उस जल का, उस ऑक्सीजन का, उस अग्नि का, उस हवा का, उस मिट्टी का जरा सम्मान करें, गुणगान करें, एहसास करें और आनंदित हों, आनंद से भरें। सबसे पहले निकट कौन है मनुष्य के? प्रकृति है। उसके बाद मनुष्य के निकट मनुष्य है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं माँ सबसे निकट है ना। माँ निश्चित रूप से सबसे निकट है, लेकिन माँ भी तो प्रकृति में है। और जैसे ही बालक का, मनुष्य का धरती पर अवतरण होता है तो उसका पहला अनुभव, माँ का तो अनुभव कर ही रहा, माँ का तो एहसास उसके रगों में समाया हुआ है, लेकिन जो पहला होता है वो प्रकृति से होता है, प्रकृति की वातावरण से, प्रकाश से, ध्वनियों की अनुगूंज से, है ना, वातावरण के वाइब्रेशन से, स्पंदन से, टेम्परेचर से, एयर प्रेशर से। अभी देखने की बात बहुत दूर है, बिना देखे भी, बिना चिंतन के भी इतनी चीजों की अनुभूति हो जाती है। फिर प्रकृति तो है ही है। जब ज्यों ज्यों हमारा जीवन आगे बढ़ता है, सुनने देखने की सामर्थ्य का विकास होता है, तो प्रकृति से भी हमारा जुड़ाव लगातार बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम इतने सारों चीज़ों से हम अपना जुड़ाव करेंगे तो उसमें चिंतन मनन भी शुरू होगा, उन पर चिंतन मनन भी करना चाहिए। और चिंतन मनन करने के लिए क्या कोई ट्रेनिंग ली जाएगी क्या? इस धरती पर लोगों ने अपने आप चिंतन मनन नहीं किया है। इस धरती पर लोग अपने आप संवेदनशील नहीं हुए हैं। इस धरती पर लोग क्या अपने आप कल्पनाशील नहीं है, उसकी कोई उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। एक स्तर पर तो करना ही पड़ेगा, फिर अपनी कला और विधा के हिसाब से हमें उसको और जो है विकसित करने की जरूरत है, तो वो करते ही। तमाम सारे अभ्यास ऐसे होते हैं जो आमने सामने हम लोग बात करके नहीं उसका एहसास कर सकते, वो करने से ही होगा। लेकिन उसकी अपनी तरफ से एक गिवन कंडीशन भी तो होनी चाहिए। भाई हम गाना गाएंगे तो हमारे पास गला तो होना चाहिए। अभ्यास तो हम गाने का करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारे पास गला, आवाज तो होनी चाहिए ना। तो आवाज तो गिवन है, किसी किसी के पास नहीं है, ठीक है, बात अलग है, माफ कीजिएगा। इसी तरीके से और तमाम सारी बातें हैं। तो बाद चिंतन परखता का और संवेदनशीलता के अभ्यास का नंबर बहुत बाद में आता है, लेकिन जो बेसिक लेवल पर होना ही होना चाहिए एज ह्यूमन बीइंग, तो वो कहां से आएगा? वो प्रशिक्षण से थोड़ी आएगा, वो तो फितरत से आएगा, वो प्रवृत्तियों से आएगा, हमारे जीवन मूल्यों से आएगा, वो हमारे क्या कहना चाहिए संस्कारों से आएगा, हमारी संस्कृति से आएगा। संस्कृति मतलब एक मनुष्य के रूप में संस्कृति, मैं किसी परंपरा से नहीं जोड़ के बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो बहुत काम इस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो बहुत सारे काम अपने आप आसान हो जाएंगे। यानी अलग अलग कामों के लिए अभिनय परखता से संबंधित, अभिनय कला से संबंधित जो भी आगे काम है, उन सब के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल होगा तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग जिस क्या करते हैं, दिक्कत क्या है ना, हम हर चीज में टेक्निक, फंडा, पैकेज ढूंढने लगते हैं। जैसे बॉडी के लिए पैकेज ढूंढ रहे हैं,
सिक्स पैक बनना है, बाइसेप्स बनानी है ना, और ये या आवाज़ में बड़ा बेस लाना है, या कोई फंडे कोई टेक्निक ढूंढ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर चीज़ टेक्निक से ही थोड़ी हो जाती है, कुछ चीज़ें फितरत से होती हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या है, अब युग बदल गया है। आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले किसी कवि के दिमाग में कविता लिखने का मन क्यों बना होगा, या कहानीकार के दिमाग में कहानी लिखने की बात क्यों आई होगी, या चित्रकार के मन में चित्र बनाने की बात क्यों आई होगी? इसलिए कि लोग देखेंगे पैसा देंगे, लोग पढ़ेंगे पैसा देंगे? नहीं, वो उनकी संवेदनशीलता की दरकार थी, क्वेस्ट थी, रिक्वायरमेंट थी, एग्जीक्यूट होने की रिक्वायरमेंट थी उनकी संवेदनशीलता की। लेकिन दिल पर हाथ रख के कहें हम लोग, क्या 100 में से 90 अभिनेता इसलिए अभिनय विधा की ओर जाना चाहते हैं कि नहीं यार उन्हें कुछ कहना है, वो मानव जीवन की तमाम सारी चीज़ों से प्रभावित हैं, तमाम विसंगतियों से और तमाम बातों से प्रभावित हैं, और इस संबंध में उनको अभिनय के जरिए समाज के सामने एक आर्ट फॉर्म में चीज़ों को रखना है। इसके लिए कितने लोग इसके लिए? नहीं, मेरे ख्याल से मैं गलत हो सकता हूं। ये जो दुनिया है, ग्लैमर की दुनिया है, ग्लैमर की दुनिया का अर्थ नेगेटिव ही मत कीजिएगा। यश समृद्धि जो हर एक चाहता है ना, यश और समृद्धि, ठीक है, और उसके अलावा यश समृद्धि के अलावा विलासिता एक अलग चीज हो जाती है। जो ग्लैमर की दुनिया से जहां का रास्ता जाता है, तो बहुत से लोग, हम लोग जो बौराए हैं एक्टर बनने के लिए, क्यों? क्योंकि हमारे सामने यश और समृद्धि का बड़ा सुनहरा भविष्य दिखाई पड़ता है। बड़े लगता है कि कपाट खुलेगा और अब दूसरी दुनिया में हम जो है यश समृद्धि और अकूत ऐश्वर्य या भौतिक आनंदों के समुद्र में गोता लगाएंगे। इस सपने को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस सपने को लेकर आगे बढ़ने में क्या होता है, हम जूझ के काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, बिल्कुल डूब जाते हैं, पागल हो जाते हैं, लेकिन कहां? केवल शरीर और वाणी बनाने के लिए। मानव जीवन से जुड़े हुए सरोकारों पर या संवेदनशीलता पर या जीवन मूल्यों पर या जीवन आदर्शों पर हमारा ध्यान इस बात के लिए कतई नहीं जाता कि एक कलाकार की सबसे पहले जो क्वेस्ट होनी चाहिए, अपने आप को और बेहतर अपने इंसान बनाने के लिए कला माध्यम का सहारा, ये बहुत मुश्किल है, नहीं होता है। आपको भी मैं इस प्रकार का प्रवचन नहीं दे रहा हूं कि आप ऐसे हो जाइए, लेकिन अगर आपको व्यापक अपने उस यश समृद्धि में भी बहुत व्यापक स्तर पर कला का हुनर अपना दिखाना है, तो आपने मन और मस्तिष्क को संवेदना और विचार और चिंतन से सुसमृद्ध करना ही पड़ेगा। वरना एक सर्टेन कल्ट के आप रोल करते चले जाएंगे, जिसमें जो ब्लीच की हुई जुल्फें होंगी, फटी हुई जीन्स होंगी, ठीक है ना, और तरह तरह के ब्रेसलेट्स होंगे, तरह तरह के टैटूज होंगे, तरह तरह के लॉकेट होंगे, और अजीब सा फैशन होगा। बस यही मेन आप दोहराते चले जाएंगे। टैलेंट होगा, टैलेंट तो होगा ही होगा। हम टैलेंट, क्योंकि टैलेंट होने के लिए तो बस आपको इंसान होना है, जिंदा इंसान होना है, होशोवास में होना, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये। बाकी आप मेहनत भी करते ही हैं। मार जिम में आप जो है लोहार की भट्टी की तरह खुद को मतलब गलाए रहते हैं, है ना, और दूसरे तौर तरीकों से आप आवाज़ पर बहुत काम करते रहते हैं, तो वो तो काम आएगा ही आएगा ना। लेकिन उस काम की परिणति मानव जीवन से संबंधित, कला से संबंधित सरोकारों की का क्रियान्वयन कितने बड़े रेंज में होगा, कितने बड़े रेंज में नहीं होगा। आपका टैलेंट स्थापित हो जाएगा, आप यश मतलब कीर्तिवान हो जाएंगे, प्रतिष्ठित हो जाएंगे, समृद्धिवान हो जाएंगे, लेकिन क्या करके? क्या जो कला की
मानवता की कला से जो रिक्वायरमेंट है, जो दरकार है मानवता की कला से, क्या वो दरकार हम पूरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। न भी कर पाए तो उस बात पर मेरा कोई वो नहीं है। व्यक्ति को अपनी तैयारी करनी चाहिए। अल्टीमेटली दुनिया में व्यक्ति एब्सोल्युटली इंडिविजुअल है ना, एब्सोल्युटली। इसलिए किसी दूसरे को बहुत ज़्यादा उपदेश देकर बदलने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना तो मैं बता दूं बड़ा होने के नाते कि भाई ठीक है, आपको अगर उस फील्ड में जाना है, एक ही तरह का भी काम करना है, तब भी आपके मन और मस्तिष्क को संवेदनशीलता के स्तर पर, कल्पनाशीलता के स्तर पर और अनुभूति परकता के स्तर पर और विचारशीलता के स्तर पर, चिंतन परकता के स्तर पर, विश्लेषणात्मकता के स्तर पर बहुत सुसमृद्ध होना ही चाहिए।